नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन से जंग के बीच कई शहरों में बमबारी, रूसी सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। यूक्रेन को चौंका देने वाला दावा, रूस ने युद्ध में किया बैन हो चुके वैक्यूम बम से हमला। यूक्रेन से मुंबई पहुंची 7वीं फ्लाइट, ऑपरेशन गंगा के तहत 182 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे, उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। जंग से बदतर हुए यूक्रेन के हालात, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, खाने पीने के संकट ने बढ़ाई मुश्किलें। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग का छठवां जो है वो दिन है और इस 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी हैं। इन हमलों से यूक्रेन लगभग जो है वो तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान जो है वो अभी तक नहीं निकला है। रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस रही है और इस बीच यूक्रेन में तबाही की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन पूरी तरह से गिर चुका है और रूसी सशस्त्र बलों का एक बड़ा काफिला कीव के करीब जा रहा है। रविवार को मैक्सार टेक्नोलॉजीज से आई सैटेलाइट तस्वीर में रूस में कम से कम कई 100 वाहनों के समूह को देखा गया, जबकि जो है सोमवार को यह कीव के बाहरी इलाके में एंटोनोव हवाई अड्डे के उत्तर में लगभग 20 मील और शहर की सीमा से 30 मील दूर था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि गाड़ियों का ये काफिला कम से कम 17 मील तक फैला हुआ है। वाहनों की लाइन इतनी बड़ी है कि सैटेलाइट तस्वीर इसे पूरी तरह से कैद नहीं कर पाई। इन सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कई मोर्चे पर हमला कर रहे हैं और कीव की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। ये सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला, इनमें से कई टैंक हैं, हथियारों से लैस ट्रकों में तबाही का सामान लदा हुआ है। ये लश्कर कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर जो है वो दूर है। इसके अलावा तस्वीर में कीव शहर के बाहर लड़ाई के निशान ही जो है वो बाकी बचे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में युद्ध में तबाही और एक टूटा हुआ पुल भी साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्करोव ने चौंकाने देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के 5वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने सोमवार को वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, जो कि जनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। थर्मोबैरिक हथियार में पारंपरिक गोला बारूद का उपयोग नहीं होता है। यह एक उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं और ये शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थर्मोबैरिक बम की गिनती दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियार में की जाती है। इसे रूस ने 2007 में विकसित किया था। 7100 किलो वजन वाले इस बम का इस्तेमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों को तबाह कर देता है और इसे एरोसॉल बम के नाम से भी जाना जाता है। जो है पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के पीटर ली का कहना है कि रूस ने इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर किया था। यह बेहद खतरनाक बम है। यह 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका भी कर सकता है और इस वैक्यूम बम की एक और खासियत है कि यह ऑक्सीजन को सोख कर बड़ा धमाका करता है। ऐसे धमाकों के कारण इसमें अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं और अधिक तबाही लाता है, इसलिए इसे दूसरे हथियार के मुकाबले ज्यादा पावरफुल माना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग आज 6ठे दिन भी जारी है और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए लगातार ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। मंगलवार सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया के विमान IX-1202 मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां इन भारतीय नागरिकों को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्वागत किया। आपको बता दें कि बीते दिन बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट जो है 240 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची और जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बुडापेस्ट से छठी ऑपरेशन गंगा उड़ान 240 भारतीय नागरिकों की दिल्ली वापसी हुई है और निकासी के प्रयास जो है लगातार जारी हैं। सरकार के इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को वतन वापस लाया जा चुका है। देश में महाशिवरात्रि का त्योहार जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का
तांता लगा हुआ है। शिवालयों को फूल और लाइट से काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। शिवालयों से सुबह से ही पूजा पाठ के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। जलाभिषेक किए जा रहे हैं। सभी मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे जो है वो गूंज रहे हैं। कहीं दूध से अभिषेक किया जा रहा है तो कहीं भांग और धतूरे का भी भोग लगाया जा रहा है। लोग जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। धूमधाम से पूजा पाठ किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर देश के कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में उल्लास का माहौल है। मंगलवार सुबह 2:45 बजे गर्भगृह के पट खुलते ही चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष सुनाई दे रहा था और यहाँ श्रद्धालुओं का प्रवेश जो है करीब सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ। भारी संख्या में यहाँ पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ के साथ महाकाल के दर्शन पाकर भक्त निहाल हो रहे हैं और यहाँ की परंपरा के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर आज तड़के की जो करीब जो है 2:45 में मंदिर के कपाट खुल गए थे और इसके बाद मौजूदा पुजारी और पंडितों ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पित की गई। भगवान शंकर का भोग लगाकर आरती की गई और फिर लोगों के आम दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। शाम में यहाँ करीब 7 बजे संध्या आरती भी की जाएगी। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं और इस हमले की वजह से दुनिया भर के देशों में तनाव का माहौल है। वहीं यूक्रेन की स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। लगातार हमले की वजह से काफी संख्या में सैनिकों के साथ आम लोग भी वहां हताहत हुए हैं। भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और वहीं वैसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो काफी डरे और सहमे हुए हैं। लगातार बमबारी की वजह से अपने घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। लोगों को खाने पीने के सामान की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर दुकानों के पास काफी भीड़ लगी है। रूसी सैनिक लगातार राजधानी कीव और खार्किव समेत कई शहरों में जो है उनको निशाना बना रहे हैं। ऐसे में एक तो लोग घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो रहा है तो वहीं कुछ दुकानों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों के सामने जो है भोजन की समस्या भी पैदा हो गई है। लोगों के घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। वहीं कुछ दुकानों पर खाने पीने का सामान काफी दिक्कत के साथ मिल पा रहा है। खाने पीने के सामान के लिए लोग काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़े से सामान मिल जा रहे हैं और तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह पा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन से जंग के बीच कई शहरों में बमबारी। रूसी सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। यूक्रेन को चौंका देने वाला दावा। रूस ने युद्ध में किया बैन हो चुके वैक्यूम बम से हमला। यूक्रेन से मुंबई पहुंची 7वीं फ्लाइट। ऑपरेशन गंगा के तहत 182 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। जंग से बदतर हुए यूक्रेन के हालात। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। खाने पीने के संकट ने बढ़ाई मुश्किलें। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना महामारी के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। सोमवार के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में करीब 14% की कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 6,915 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 180 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान कोरोना से 16,864 लोग ठीक भी हुए हैं और इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,29,31,045 हो गई, जबकि इस महामारी से अब तक 5,14,023 लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 92,472 हो गए हैं। तो वहीं कुल रिकवरी करने वालों का आंकड़ा 4,23,24,550 हो गया है।
इससे एक दिन पहले सोमवार को 8013 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,24,130 हो गई है। करीब 2 महीने बाद संक्रमण के दैनिक मामले 10,000 से कम आए हैं और गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को जो है 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 19 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 29 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले जो थे वो 4 करोड़ के पार पहुंच गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है उनमें से 40% से अधिक मरीजों को अन्य बीमारी थी। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते दिनों बारिश होने के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बादल जो है वो छाए रहेंगे, साथ ही तेज हवाएं एक बार फिर से ठंडक का एहसास कराएंगी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। राजस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। वहीं तेज हवाएं चलने की वजह से भी ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। इस पूरे सप्ताह मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। आज के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतर सभी जिलों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है। प्रदेश में नमी युक्त पछुआ हवा से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। वहीं अगले 24 घंटे में बादल छाए रहेंगे और अधिक तापमान जो है अधिकतर जिलों में 27 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक जो है वो रह सकता है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जो है प्रदेश में इस पूरे सप्ताह बादल छाए रहेंगे। केवल आज मौसम के साफ रहने का अनुमान है। वहीं 2 मार्च को बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान की बात करें तो अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री तो न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री रहने का अनुमान है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के साथ यूरोप के देशों के बॉर्डर पर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर यूक्रेन के राजदूत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यूक्रेन के सभी देशों के नागरिक जो है वो एक समान है और सभी भारतीय को सुरक्षित भेजने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रूस का हमला जो है एक बड़ी त्रासदी है। रूस बम मिसाइल पूरे यूक्रेन में गिर रहे हैं। ऐसे में हजारों लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन को छोड़कर भाग रहे हैं और पड़ोसी यूरोपीय देश पहुंच रहे हैं। कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसमें शरणार्थियों के साथ बॉर्डर गार्ड्स ने कुछ बदसलूकी की है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सभी शरणार्थी अनुशासन का पालन करें। यूक्रेन के लिए सभी देशों के नागरिक एक समान है। उनकी असेंबली में तैनात मिलिट्री अटैच की पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि पोलैंड और दूसरे देशों की सीमाओं से लगे यूक्रेन बॉर्डर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई जिसमें यूक्रेन के सैनिक गाली गलौज और हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप था कि बॉर्डर पार करने में यूक्रेन के सैनिक भेदभाव कर रहे हैं। कुछ वीडियो में भारतीय भी दिखाई दिए थे। यही वजह है कि दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत को पूरे मामले में सफाई पेश करनी पड़ी है। पोलिखा ने कहा है कि उनका देश आक्रमण का पीड़ित है और इसलिए रिफ्यूजी संकट के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई इस संकट से छुटकारा दिला सकता है तो वो कोई और नहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, क्योंकि इस संकट की जड़ जो है वो रूस है। राजदूत ने कहा कि ये युद्ध का समय है और बेहद गंभीर संकट जो है यूक्रेन में छाया हुआ है। ऐसी मानवीय त्रासदी भारत अपने बंटवारे के समय भी देख चुका है, लेकिन यूक्रेन में हालात में भारत की मदद करने के लिए तैयार है और इसके लिए खुद भारत के विदेश सचिव ने उनसे एक दिन पहले मुलाकात की थी। दिल्ली में सरकार ने शराब की दुकानों के मालिकों को लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्हें ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दिए जाने से रोक लगा दी गई है। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने आदेश जारी किया और कहा है कि अब दुकानदार जो है शराब के एमआरपी पर किसी भी तरह का कंसेशन, रिबेट या डिस्काउंट नहीं देंगे। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर का कहना है कि सरकार ने डिस्काउंट देने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि ग्राहक को चॉइस मिल सके और साथ ही बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए सही प्राइस पर वो जो है पहुंचाया जा सके। जिस तरह का डिस्काउंट दिया गया है वो सरकार की मंशा नहीं थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि शराब दुकानदारों ने सोशल मीडिया में भी शराब पर
डिस्काउंट दिए जाने का प्रचार किया था और साथ ही बैनर और होर्डिंग्स भी लगवाए थे। इसकी इजाजत नहीं थी। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर के अनुसार दिल्ली में शराब के दुकानदार शराब पर डिस्काउंट दे रहे थे। शराब पर डिस्काउंट के चलते दुकानों के बाहर जो है लोगों की भीड़ लग गई और कानून व्यवस्था की भी समस्या हो रही थी। इसके साथ ही शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी लंबी लाइनें दिल्ली को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के खतरे की ओर धकेलती हुई दिख रही थी। फिलहाल अब दिल्ली के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए लाइसेंस धारकों को छूट या रियायतें बंद करने के लिए कह दिया गया है। वहीं ऐसा नहीं करने पर शराब बेचने वालों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी करने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में आतंकियों ने नमाज पढ़कर मस्जिद लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी। घायल इंस्पेक्टर को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने यह हमला जो है बाटा मालू एरिया में किया है और इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक घायल इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी का इंतजार है। कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस जो है RS पूरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ड्रोन से गिराए गए हथियारों का जखीरा जो है वहां बरामद किया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फोर्स ने हथियार गिराए हैं, साथ ही ड्रोन भी भेजे गए हैं और इनकी सूचना मिलने के बाद जम्मू जिले के RS पूरा अरनिया इलाके में पुलिस ने विशेष अभियान जो है तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान अरनिया सेक्टर के त्रेवा गांव में 2 मैगजीन, 70 कारतूस और 1 पिस्तौल, 3 डेटोनेटर और 3 रिमोट से नियंत्रित IED, 3 बोतल विस्फोटक, कोर्टेक्स वायर और 1 बंडल 2 टाइमर IED और 6 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विस्फोटक गिराने से LET और TRF की एक बड़ी आतंकी योजना का पता चला है, जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन से जंग के बीच कई शहरों में बमबारी, रूसी सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। यूक्रेन को चौंका देने वाला दावा, रूस ने युद्ध में किया बैन हो चुके वैक्यूम बम से हमला। यूक्रेन से मुंबई पहुंची 7वीं फ्लाइट, ऑपरेशन गंगा के तहत 182 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। जंग से बदतर हुए यूक्रेन के हालात, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, खाने पीने के संकट ने बढ़ाई मुश्किलें। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूक्रेन संकट के बीच आज यानी 1 मार्च से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। सिलेंडर के दाम में 105 रुपए का इजाफा हो गया है। वहीं अब आशंका यह भी जताई जा रही है कि इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही घरेलू LPG सिलेंडर भी महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है LPG सिलेंडर की कीमत हर महीने संशोधित की जाती है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने से होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यवसायियों की जेब पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 1 मार्च यानी कि आज से अब दिल्ली में 1907 रुपए के बजाय 2012 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में अब 1987 रुपए के बजाय 2095 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1857 से बढ़कर 1963 हो गई है। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 से 1 फरवरी 2022 के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 170 रुपए तक बढ़ी है। दिल्ली में 1 अक्टूबर 2021 को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1736 रुपए थी, जो कि नवंबर में बढ़कर 2000 रुपए हो गई है। वहीं दिसंबर में 101 रुपए का इजाफा इसमें देखा गया था। हालांकि जनवरी और फरवरी में कीमत में कमी आई थी।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग प्रभावित यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे पंजाब के जो है करीब 500 छात्रों को वापस लाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जो है दखल देने की अपील की है। उन्होंने पंजाब सरकार से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने के लिए कहा है जो केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के साथ छात्रों की जल्द वापसी को लेकर समन्वय कर सके। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार एक निश्चित फोन नंबर स्थापित किया है, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी तक किसी नोडल अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभिभावकों की चिंता और परेशानी को साझा किया और कहा कि वह यूक्रेन से आ रही खबरों और वहां के मौसम की गंभीर परेशानी व बगैर खाने के बंकरों और मेट्रो स्टेशनों के बेसमेंट में फंसे छात्रों की दशा को देखते हुए बहुत घबराए हुए हैं। हालांकि उन्होंने भारत सरकार की ओर से लोगों को वापस लाने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और उम्मीद जाहिर की है कि इन प्रयासों को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में बने हालात की गंभीरता को समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि हमारी सरकार हर छात्र और व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने सूबे में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस नियंत्रित करने पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा समेत देश के जो है अन्य हिस्से से हजारों छात्र मेडिकल व अन्य उच्च शिक्षा के लिए देश छोड़कर यूक्रेन, रूस और चीन, फिलीपींस, तजाकिस्तान जैसे जो है देशों में जाने को मजबूर हैं। भगवंत मान ने कहा है कि अगर आज युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हैं तो इसके लिए पंजाब और हरियाणा समेत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो जिम्मेदार है। उन्होंने बात की कि उन्होंने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार भारतीय छात्रों को मेडिकल या उच्च शिक्षा के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाने की मजबूरी क्या है? मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वालों में से अधिकांश छात्र सामान्य परिवारों से हैं जो मेरिट की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज की सीमित सीटों पर स्थान पाने में जो है असफल हो जाते हैं और जिनके पास निजी कॉलेजों में मोटी फीस भरने की वित्तीय साधन नहीं होते हैं, ऐसे लोग जो है विदेश में जाकर पढ़ते हैं। मान ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को हाशिए पर डाल दिया है। आजादी के बाद बनी योजना के अनुसार 1966 के बाद पंजाब में पटियाला, फरीदकोट और अमृतसर मेडिकल कॉलेजों में MBBS की शुरुआत की गई थी, लेकिन इन कॉलेजों में इतने साल बाद भी MD, MS की सीटों में मामूली जो है बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल जो है मोहाली में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो कुल 675 MBBS सीटें हैं, जिनमें BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें भी शामिल हैं। यह आंकड़ा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में काफी अहम है। हालांकि पंजाब के आधा दर्जन निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की करीब 770 सीटें हैं, लेकिन उनके लिए छात्रों से न्यूनतम शुल्क जो है 50 से 80 लाख रुपए तक वसूला जा रहा है। इस वजह से जो छात्र हैं वो मजबूरी में विदेश जाकर पढ़ने के लिए जो है वो जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की दूसरे सत्र की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होनी है। इन परीक्षा के लिए स्कूलों में प्री बोर्ड की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल में तो प्री बोर्ड की परीक्षा तिथियां तक जो है वो तय कर दी गई हैं। CBSE की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले दिल्ली की सरकार सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों व NDMC स्कूलों में 10 मार्च से कॉमन प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होगी और इसको लेकर विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि कोरोना महामारी के कारण बोर्ड इस बार परीक्षा 2 बार नवंबर, दिसंबर और अप्रैल में आयोजित कराने का उसने फैसला लिया था। प्री बोर्ड परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होंगी और 25 मार्च तक चलेंगी। पहले जो है वो प्री बोर्ड की परीक्षाएं सुबह की पाली के स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे और शाम की पाली के स्कूलों में शाम जो है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। 10 मार्च को 10वीं की अंग्रेजी की और 12वीं की फिजिक्स परीक्षा जो है वो होगी। 25 मार्च को 10वीं की अंतिम परीक्षा संस्कृत और उर्दू, पंजाबी व 12वीं की सोशलॉजी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की होगी। छठे चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया और इस चरण में 3 मार्च को 10 जिले की 57 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, अम्बेडकर नगर भी शामिल है। इन जिलों में 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन चरण में जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है उसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्री राम चौहान व रामस्वरूप शुक्ला प्रमुख हैं। इसके अलावा
नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई अन्य दिग्गज भी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन से जंग के बीच कई शहरों में बमबारी, रूसी सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। यूक्रेन को चौंका देने वाला दावा, रूस ने युद्ध में किया बैन हो चुके वैक्यूम बम से हमला। यूक्रेन से मुंबई पहुंची 7वीं फ्लाइट, ऑपरेशन गंगा के तहत 182 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे, उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। जंग से बदतर हुए यूक्रेन के हालात, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, खाने पीने के संकट ने बढ़ाई मुश्किलें।